दोस्तों, टारगेट विद पार्थ में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। दिसंबर महीने के दिसंबर 2024 के बचे हुए करंट अफेयर्स को अपन कंप्लीट कर लेते हैं। एक छोटी सी वीडियो और दूंगा और इसी के साथ पूरा दिसंबर महीना आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सारी वीडियो जितनी दी हैं अभी तक उनको कंपाइल करके एक वीडियो दे दूंगा। तो जिन लोगों का छूटा हुआ है वो उसमें देख लें, नहीं तो पार्ट वाइज भी देख सकते हैं। याद रखिएगा, आयोग के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग जो नया पैटर्न इस बार हम लोगों ने देखा है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें तैयार करके आपको दी जा रही हैं। तो आप लोग अपना सहयोग भी बनाए रखिए, समर्थन भी देते रहिए। कैसे? सब्सक्राइब करके, शेयर करके। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन लाइक कर दो तब आगे बढ़ा जाए। गणतंत्र दिवस की बात करें तो रक्षा मंत्रालय ने इसकी थीम की घोषणा की, जो कि 2025 में जनवरी में मनाया जाएगा। उस थीम को आपको जान लेना चाहिए, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। एकदम शब्दशः याद कर लीजिएगा। परेड में 15 राज्य और यूटीज जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं सब शामिल होंगे। याद रखिएगा, 15 राज्य, इनकी झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। कुल 11 मंत्रालय जो हैं इसमें भाग लेंगे। भारत और मलेरिया की बात करें तो मलेरिया उन्मूलन को लेकर 25 दिसंबर को, याद रखिएगा ये वही 25 दिसंबर है जिस दिन मोदी जी ने केन बेतवा लिंक परियोजना प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इसी दिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की। PKM का मतलब है परिवार कल्याण मंत्रालय। कहा है कि मलेरिया के मामले 1947 में जो 7.5 करोड़ थे वो घटकर 2023 में कितने रह गए हैं? 2 मिलियन। बोले तो 20 लाख। बहुत अच्छा फैक्ट है। कितने परसेंट की कमी आई है? तो 97% की कमी आई है। मेंस में भी इस फैक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। 2024 में इंडिया WHO के हाई वर्डन टू हाई इम्पैक्ट से बाहर हो गया है। जब मामले ज़्यादा होते हैं तो WHO की एक कैटेगरी है हाई वर्डन टू हाई इम्पैक्ट, बड़ा भार और बड़ा प्रभाव, तो उससे बाहर हो गया है। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। इंडिया ने अपना एक नेशनल एक्शन प्लान भी लॉन्च किया था जिसकी अवधि है 2023 से 27 तक। इसको अच्छे से जहन में बिठा लेना। MSP पर गारंटी की सिफारिश के लिए स्वास्थ्य स्थायी समिति ने गारंटी की सिफारिश की है। मतलब जो MSP दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसको गारंटीकृत कर दीजिए, जिसके लिए किसान आंदोलन भी होते रहते हैं। इस समिति का अध्यक्ष कौन था आपको याद रखना है। तो MSP खेतों की फसलों से संबंधित है और खेतों की फसल में एक फसल है चना। ठीक है, चना, तो चना से ही बना देना चन्नी। तो चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पूर्व CM ऑफ पंजाब थे, उनकी अध्यक्षता में बनाई गई और उन्होंने सिफारिश की जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है, जिसके तहत 6,000 रुपये की राशि सालाना दी जाती है 3 किस्तों में, उसको बढ़ाकर 12,000 करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही कहा है कि ये जो सम्मान निधि योजना है इसके पात्र पट्टेदार और मजदूर जो खेतों में काम करते हैं वो भी इससे लाभान्वित हों। याद रखिएगा, आपके यहाँ जो भी कहा जाता हो, हमारे यहाँ इसको कहते हैं पटका। पटका कहते हैं, डेलाई भी कहा जाता है, जिसपे भूमि का जो मालिक होता है उससे दूसरा किसान जो है भूमि किराए पे ले लेता है 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, फिर उसमें खेती करता है। तो उसी को पट्टेदारी या पटका भी कहा जाता है। तो उनके लिए भी इसको विस्तारित करने की बात कही गई है। अच्छा, मलेरिया के संदर्भ में एक फैक्ट और है, परजीवी से होने वाली बीमारी है। ये परजीवी मादा एनाफिलीज के जरिए फैलता है। रोनाल्ड रास ने इसकी खोज की थी सर्वप्रथम, तो इनको रसायन का नोबेल भी दिया गया इसी काम के लिए। MSP की बात करें तो 22 फसलों को दिया जाता है, कुल 22 फसलें। आपको कहीं कहीं 23 भी मिलेगी, 24 भी मिल सकती हैं, लेकिन 22 फसलों को MSP के तहत कवर किया जाता है। निर्धारण इसका CACP की सिफारिश पर, जो कृषि मूल्य और लागत आयोग है उसकी सिफारिश पर सरकार के द्वारा किया जाता है। इन 22 फसलों में 14 खरीफ की, 6 रबी की और 2 वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करें तो 17 दिसंबर को एक विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। रामनाथ कोविंद समिति के अनुरूप, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि इसका आकलन करने के लिए, इसकी प्रासंगिकता की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। रामनाथ सिंह जो कि पूर्व राष्ट्रपति, उनकी अध्यक्षता में, तो उन्हीं की सिफारिशों के अनुरूप विधेयक प्रस्तुत किया गया है। प्रावधान किया गया विधेयक में अनुच्छेदों में बदलाव किया जाएगा। एक नया अनुच्छेद जुड़ेगा, कौन सा? 82A, जो 1 से लेकर 6 छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ होगा। तो 82A जोड़ा जाएगा, जो क्या, जिसके तहत क्या प्रावधान किया गया कि एक साथ चुनाव होंगे, लोकसभा और विधानसभा दोनों के। ये बदलाव 2029 के बाद लागू होंगे। पहला संयुक्त चुनाव 2034 में होने की संभावना है। सरकार कार्यकाल से पूर्व भी भंग की जाएगी। नया चुनाव बाकी कार्यकाल के हेतु हुई, जैसे कोई सरकार है नई गठित हुई और बीच में ही अगर वो भंग हो गई तो उसके बाद जो चुनाव होंगे
उसकी अवधि जो है शेष बचे हुए समय के लिए ही होगी। नया चुनाव बाकी कार्यकाल हेतु होगा, जिसके लिए आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 में संशोधन की आवश्यकता होगी, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है वो संतुलित किया जाएगा। जैसे एक साथ चुनाव होने हैं, मान लिया 2025 में चुनाव होने हैं, तो कुछ सरकारें 2023 में ही समाप्त हो रही होंगी, लेकिन इनको बढ़ा दिया जाएगा, या जो 2026 में समाप्त होने वाली है उसे एक साल पहले ही भंग कर दिया जाएगा, ताकि 2025 में एक साथ चुनाव हो सके। इसके लिए आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 में संशोधन किया जाएगा। संशोधन के लिए विशेष बहुमत 2/3 सदस्य उपस्थित और मतदान वाले सदस्यों का 2/3 रहेगा। आप सब पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन अगर सिफारिश कर देता है तो चुनाव अलग भी हो सकता है। ये फैक्ट भी अपने जहन में बिठाए रखना। जैसे कहीं धांधली हो गई या कोई और इशू हो गया तो चुनाव आयोग की सिफारिश पर अलग से भी चुनाव किया जा सकता है, कराया जा सकता है। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 6 दिसंबर को पेश किया गया। रेलवे की दक्षता में सुधार करना उद्देश्य था। रेलवे बोर्ड की जो वैधानिक शक्तियां हैं उसे वैधानिक शक्तियां प्रदान करना। अभी तक रेलवे बोर्ड को कोई वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। रेलवे बोर्ड मतलब अब अधिनियम बन जाएगा। रेलवे बोर्ड शीर्ष नीति निर्माण संस्था है। रेलवे की वित्त का प्रबंधन, संचालन और विकास का कार्य भी देखता है रेलवे बोर्ड। अध्यक्ष इसके सतीश कुमार हैं। जया वर्मा सिन्हा जो कि यूपी के इलाहाबाद की हैं, प्रयागराज की हैं, उनका इन्होंने स्थान लिया है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। नए आपराधिक कानून 3 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ में जारी किए। इंपॉर्टेंट है, डेट भी याद रखना। कौन कौन से 3? एक तो हो गया है भारतीय न्याय संहिता BNS, दूसरा है BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और तीसरा है BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये तीनों चंडीगढ़ में जारी किए गए, मोदी जी के द्वारा जारी किए गए, और लागू ये पहले से ही हैं 1 जुलाई 2024 से। तो ये डेट भी याद रखना। उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता, दक्षता और अनुकूलन क्षमता का विस्तार करना। सी बॉक्स की बात करें तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इसको जारी किया। कार्यस्थल पर फीमेल्स के साथ जो यौन उत्पीड़न है उसको समाप्त करना शिकायत के जरिए। सी बॉक्स को भी याद रखिएगा। पैकेज्ड पेयजल जो बोतलों वगैरह में आता है, तो फसाई ने सर्वाधिक जोखिम वाले खाद्य श्रेणी में इसको शामिल कर लिया है या वर्गीकृत किया है। लाभ क्या होगा? जो पानी बनाने वाली कंपनियां हैं उनको सख्त नियमों और निगरानी से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, जोखिम वाला इसको सिद्ध कर दिया गया है, तो ज़्यादा निगरानी और सब समस्याएं जो हैं झेलनी पड़ेंगी। एक मिनट। फूड फसाई की बात करें तो जैसे अभी तक जब ये इस श्रेणी में नहीं था तो कोई विशेष निगरानी की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब जो है इसको महत्वपूर्ण मानते हुए इस श्रेणी में डाल दिया गया है। तब आए दिन जांच वगैरह होती रहेगी, तो ये अच्छा है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। फसाई की स्थापना इसकी फसाई एक्ट 2006 के तहत 2008 में हुई थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। अब आप हमको ये बता दीजिए कि इसके मंत्री कौन हैं। कुछ यार कमेंट करते रहा करिए। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में, इसके साथ ही कुछ क्षेत्रीय हेडक्वार्टर भी हैं, जैसे यूपी के गाजियाबाद में। ये विशेष रूप से जहन में डाले रखना है। दूसरा कोलकाता, तीसरा मुंबई और चौथा चेन्नई। काम इसका क्या है? जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना। आप लोग देखते होंगे जो भी खाद्य पदार्थ है, भले ही ब्रेड लेके आए, लेकिन उसको जो है फसाई के द्वारा सर्टिफाइड किया गया होगा। इसका लोगो उस पर लगा होगा, ध्यान से देखिएगा। एक बात और बता दें, जो खाद्य पदार्थ हैं उन पे इस तरह से एक स्क्वायर बना होगा और बीच में एक गोला होगा। वो अगर लाल है तो वो प्रोडक्ट मांसाहारी है। ठीक है, यदि हरा है ये वाला गोला तब वो प्रोडक्ट शाकाहारी है। आगे से ध्यान में रखिएगा। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और जो समाजवादी शब्द हैं उसको लेके एक खबर है, चर्चा में क्यों है। 42वां जो संविधान संशोधन है उसके खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी को खारिज कर दिया। अब 42वें संविधान संशोधन को देखते हैं, जो कि 1976 में हुआ था। वर्ष भी याद रखिएगा, क्रम भी याद रखिएगा। इसको लघु संविधान कहा जाता है क्योंकि कई सारे प्रावधान इसमें जोड़े गए थे। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था और अभी तक एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, वो भी इसी संविधान संशोधन के तहत। उसके तहत सपा को जोड़ा गया था। सपा मतलब एस का मतलब समाजवाद, पी का मतलब पंथ निरपेक्ष और ए का मतलब अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे। लघु संविधान इसको कहा जाता है। अच्छा, इन्हीं तीनों में से 2 शब्दों के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई थीं, उनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय यह संशोधन हुआ था। उस समय आपातकाल भी लागू था। 51A के तहत प्रावधान किया गया था इस संविधान संशोधन के जरिए कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं, और जोड़े भी गए थे।
और किसकी सिफारिशों पर जोड़े गए थे, अब आप ये बता दीजिए। लोकसभा और जो विधानसभा है राज्यों की, उनका कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। संवैधानिक बेंच में जो 5 न्यायाधीश का प्रावधान है वो इसी संविधान संशोधन के जरिए लाया गया। कम से कम 5 न्यायाधीश शामिल होंगे। वन, शिक्षा और जनसंख्या से संबंधित मामलों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट की सलाह पर कार्य करेगा, ये प्रावधान भी इसी संविधान संशोधन के जरिए लाया गया। स्वार्ड ऑफ ऑनर, अयोध्या में जो राम मंदिर परियोजना है उसको प्रदान किया गया ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा। ब्रिटेन की एक काउंसिल है, उसके द्वारा यह सम्मान दिया गया सुरक्षा प्रबंधन से संबंधित व्यवस्था के लिए। अवसाहेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में है, चोल वंश के समय में निर्माण हुआ है, अभी क्यों चर्चा में है। यूनेस्को का विशिष्टता पुरस्कार 2023 दिया गया दिसंबर में, याद रखिएगा, दिया गया दिसंबर 2024 में है, कब का, 2023 का। क्यों दिया गया? संरक्षण के प्रयासों हेतु, इसके संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर और सरकार की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं उनकी सराहना के लिए। मेकांग गंगा धम्म यात्रा, ठीक है, मेकांग एक नदी है और गंगा एक अलग नदी है, और धम्म समझ ही रहे हो, धर्म से संबंधित है, तो ये चौथे क्रम की है। 6 दिसंबर को शुरुआत हुई। थाईलैंड के बौद्ध विद्वान और नागरिक जो हैं दिल्ली में पहुंचे। गंगा अपने भारत की है, तो ये थाईलैंड के लोग पहुंचे हैं, मतलब सांस्कृतिक एकीकरण के लिए, बस इतना सा उद्देश्य है। कुछ गंगा नदी से सीखें और कुछ हम मेकांग नदी से सीखें, इन्हीं पहलुओं पर बात होगी। मेकांग नदी की बात करें, इस बार यूपीपीसीएस प्री में भी सवाल आया था, एक बार यूपीएससी में भी आ चुका है। तिब्बत के पठार से निकलती है। चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से यह नदी गुजरती है, और मेकांग डेल्टा जो है वियतनाम में बनता है, याद रखिएगा, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व इस तरह से बहती है, ऐसे बहती है, और गिरती कहाँ, साउथ चाइना सी में, ये फैक्ट भी याद रखिएगा, दक्षिणी चीन सागर में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की बात करें तो 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक मनाया गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, आप सबको पता है महाभारत कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था, और वहीं से गीता का उद्भव हुआ था भगवान श्री कृष्ण के वचनों के रूप में। और मैं तो आप लोगों को सलाह दूंगा कि 1 से 2 पेज पढ़ा करिए गीता जी के, उससे बहुत बल मिलेगा। और ये कोई कठिन गीता मत ले लीजिएगा, जैसे इस्कॉन वाले दे रहे हैं आजकल कुंभ मेले में, उनको मत लीजिएगा। जो गीता प्रेस से है गोरखपुर से, उनकी लीजिएगा। और उसमें भी जो संत लोग बताते हैं, स्वामी राम सुखदास की गीता पर एक टीका है, उन्होंने सरल तरीके से बताया है, बहुत ही सिद्ध महात्मा थे, उनके द्वारा इसको रचा गया है। गीता प्रेस की सभी किताबें लगभग ऐसे संतों के द्वारा उनकी रचना की गई है जो भगवत प्राप्त थे, तो ये चीज़ें ज़्यादा अंदर बदलाव लाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, बाकी आप लोगों की मर्जी भाई। अब आप लोग जुड़े हैं मुझसे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी अनुभव रहे उसको आप लोगों से साझा करूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी भाई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, ठीक है, आयोजन हुआ। उद्घाटन किसने की? यू का मतलब उद्घाटन मनोहर लाल खट्टर, जो कि सीएम है वहाँ के। साझेदार कौन रहा है? साझेदार राज्य रहा है उड़ीसा, और देश रहा है दोस्त तंजानिया, अफ्रीका का है। अब राजधानी तुम बताए दो। 2016 में स्टार्ट हुआ था। उद्देश्य क्या है? गीता का ज्ञान प्रसार करना। पश्चिम बंगाल की बात करें तो प्रमुख विरासत पर्यटन स्थल के रूप में इसको मान्यता दी गई है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अपने नाम के अनुरूप ही काम करता है। 1945 में इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर है पेरिस। यूनेस्को का डिस्को कहाँ? पेरिस में। इसके साथ ही पेरिस में OECD का भी मुख्यालय है, जो कि 1961 में गठित हुआ था, और फाटअप का भी मुख्यालय वहीं पर है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में गठन हुआ था। बिम्स्टेक की बात करें तो इसके अधिकारियों की बैठक हुई है, इंपॉर्टेंट है, 24वीं बैठक हुई है दिसंबर 2024 में। कहाँ? थाईलैंड में। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की तैयारी पर चर्चा हुई, क्योंकि जो 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है वो थाईलैंड में ही होगा, तो आयोजन से पहले ही वहीं पर अधिकारियों की बैठक हुई है, याद रखिएगा। 5वां श्रीलंका में हुआ था, 5वां, ये भी याद रखिएगा। अब 6ठा जो है थाईलैंड में होगा। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। 1997 में इसका गठन हुआ था। 1997 का ये 7 उठा लीजिएगा, यही 7 जो है इसके मेंबर्स की संख्या है, ये भी याद रखिएगा। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन 2024 में ही 6 से 8 अगस्त के बीच पहला हुआ है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। CII की हेल्प से। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये फैक्ट जहन में डाले रखना। 7 मेंबर हैं। कौन कौन से हैं? भारत के पड़ोसी हैं, देखो ऊपर देख लेना, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश और म्यांमार, ये ऊपर वाले हो गए सब।
थाईलैंड भी उसी के बगल में है, श्रीलंका एकदम नीचे है, नीचे से एक ही देश है, याद रखिएगा। मालदीव भी विकल्प में रहेगा, भ्रमित मत होइएगा। इधर अफगानिस्तान भी रहेगा, फिर सार्क को ध्यान में रख के गलत कर दो, केवल और केवल इधर वाले देश ही शामिल हैं और एक यहाँ पे श्रीलंका, इतने ही देश बिम्स्टेक में शामिल हैं। श्रीलंका की बात करें तो नई वीज़ा नीति जारी की है, जनवरी 2025 से प्रभावी हुई है, बैटरी कम हो गई है। इंडिया सहित 39 देशों को वीज़ा फ्री यात्रा करने का ये ऑफर कर रहा है अपनी नई वीज़ा नीति में। तो दो सवाल बन सकते हैं कि हाल ही में किस देश ने अपनी नई वीज़ा नीति जारी की है? श्रीलंका ने। पर्यटन को बढ़ावा देना, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना और जो संबंध हैं द्विपक्षीय उनको मजबूत करना इसका उद्देश्य है। रूस की बात करें तो फरवरी 2025 में ये भी इंडिया को वीज़ा फ्री यात्रा देने के लिए काम कर रहा है। समुद्री संवाद की बात करें तो इंडिया और फिलीपींस के बीच हुआ है 15 दिसंबर 2024 को, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। ये पहला है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। समुद्री चुनौतियों का समाधान करना और किस तरह से समुद्री संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जाए, इन्हीं सब पहलुओं पर वार्ता हुई। CPTPP की बात करें तो कंप्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस एंड पैसिफिक पार्टनरशिप इसकी फुल फॉर्म है। 11 देश इसमें शामिल हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये तो हो गए 2 क्वाड वाले। इसके साथ ही कनाडा और सिंगापुर भी शामिल है, याद रखिएगा। लेकिन इंडिया, चाइना और USA तीनों शामिल नहीं हैं। 2018 में इसका गठन हुआ था, साइन हुए थे। चर्चा में क्यों है? UK इसमें शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। इंपॉर्टेंट है, 15 दिसंबर 2024 को शामिल हुआ है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो। बाकी अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद। राधे राधे।